कि केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली आए और यहां पर अध्यक्ष की तरफ से लगभग साफ कह दिया गया है कि बात का बतंगड़ नहीं बनना चाहिए। अगर कुछ भी पार्टी के अंदर कहना है डिसिप्लिन तरीके से उसको रखना होगा। इसी के साथ सीएम को लेकर कोई मंथन अभी नहीं है। इधर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की बीते दिन मीटिंग हुई थी, जिसकी हम जानकारी आपको दे रहे हैं। मीटिंग में बीजेपी की टॉप लीडरशिप की लाइन केशव प्रसाद मौर्य को बताई गई है। जेपी नड्डा ने केशव प्रसाद मौर्य को बयानबाजी से परहेज करने की नसीहत। अब सवाल ये कि बीजेपी के सीनियर लीडर केशव प्रसाद मौर्य की पॉलिटिकल लाइन लेंथ बदल क्यों गई? आखिर ऐसा क्या हुआ कि 7 सालों से डिप्टी सीएम की कुर्सी पर बैठे केशव प्रसाद मौर्य को अचानक संगठन याद आया? कार्यकर्ताओं को लेकर इतनी हमदर्दी जाग उठी? क्या है संगठन बनाम सरकार, मौर्य बनाम योग? मौका मिल गया। वो दर्द सिराथू वाला है। जो सिराथू में चुनाव हार गए थे केशव मौर्य जी, वो दर्द वो है। वो दर्द अभी तक उनके पीछे लगा है, चला आ रहा है। उसी दर्द से केशव मौर्य परेशान है और वो दर्द बड़ा दुखदाई दर्द है। वो उनके और मुख्यमंत्री जी के बीच का दर्द है। वो जनता समझ चुकी है और जनता उसका जवाब लगातार दे रही है। देख रहा हूँ कि दर्द देख करके हमदर्द बनने की कोशिश कर रहे हैं। किनके दर्द के वो हमदर्द बन रहे हैं, आजकल ये कहानी पूरे दिल्ली से लेके लखनऊ तक चल रही है। लेकिन जो ये कोशिशें कर रहे हैं, मुझे तो साफ तौर पे मैं कह दूं कि ये जो हमदर्द का एक कोना तलाश रहे हैं ना, उससे बड़ा कोना उधर है। भैया बीजेपी की अभी कार्यकारिणी की बैठक में कितने स्वर एक दूसरे के विरुद्ध आए, तो ये तो सारी जनता को यूपी की पता है कि क्या चल रहा है अंदर में। तो ये है, ये हमारी सहयोगी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का आंतरिक मामला है और फ्रेंडली पार्टी के आंतरिक मामलों में हम दखल नहीं देते। अब सवाल यही है कि आखिर केशव प्रसाद मौर्य की वजह से पार्टी की किरकिरी का जिम्मेदार कौन है? क्या केशव प्रसाद मौर्य का बयान अपनी पार्टी के लिए फजीहत की वजह बन गया? क्या केशव प्रसाद मौर्य के बयान की टाइमिंग ऐसी है कि खुद फंस गए? ऐसा क्यों? अब ये समझिए। केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश में बीजेपी का ओबीसी फेस है, बड़े नेता हैं। साल 2012 में सिराथू विधानसभा से विधायक बने, 2013 में काशी क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बने, 2014 में फूलपुर लोकसभा से सांसद बने, 2015 में पार्टी की राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य बने। 8 अप्रैल 2016 को भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष बने। 19 मार्च 2017 को उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण। ये बात सही है, जब बीजेपी 2017 विधानसभा का चुनाव जीती तो प्रदेश में पार्टी के चीफ केशव प्रसाद मौर्य थे, यहाँ तक कि सीएम की रेस में थे। लेकिन फैसला योगी के पक्ष में गया और केशव प्रसाद मौर्य यूपी के डिप्टी सीएम बन गए। तभी से दोनों नेताओं के बीच मतभेद की खबरें आती रहीं। अब सवाल यही है कि बीते 7 सालों में केशव प्रसाद मौर्य सरकार का हिस्सा हैं, डिप्टी सीएम के ओहदे पर हैं। विधानसभा चुनाव हारने के बाद भी मौर्य को दोबारा डिप्टी सीएम बनाया गया, यानी चुनाव हारने के बाद भी केशव प्रसाद मौर्य का सियासी रसूख और कद कम नहीं हुआ। ऐसे में संगठन और सरकार में मौर्य का दखल है, तो उन्हें कार्यकर्ताओं का काम करने से किसने रोका था? क्यों अचानक केशव प्रसाद मौर्य संगठन और सरकार का फर्क समझाते हुए ज्ञान बांटने लगे? मैं उस मुख्यमंत्री अपने को बात मानता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पहले आता है और सबसे जो भी किसी जिम्मेदारी बैठे, चाहे वो उपाधि के नाते, चाहे मंत्री के नाते, चाहे विधायक सांसद के नाते, सबसे जो जनप्रतिनिधि है उनसे यही अपेक्षा है। हम पहले कुछ बनते क्या नहीं, इसे सभी कार्यकर्ताओं को मान सम्मान है, उनकी समस्याओं का सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर समाधान करें। दूसरी तरफ ये भी सच है कि पार्टी के बड़े नेता होने के बावजूद केशव प्रसाद मौर्य 2022 विधानसभा चुनाव में अपनी सीट तक नहीं बचा सके। ये तब था जब 2022 में बीजेपी को सूबे में बड़ी जीत मिली थी। 2022 विधानसभा चुनाव में केशव प्रसाद मौर्य सिराथू सीट से खुद चुनाव हार गए। बड़ी बात यह है कि जिस जिले से मौर्य आते हैं, यानी कौशाम्बी, वहां बीजेपी 3 सीटें हार गई। वहीं कौशाम्बी और उससे सटे 5 जिलों की 30 विधानसभा सीटों में बीजेपी सिर्फ 11 सीटें जीत सकी। मतलब ये कि अपने इलाके में केशव प्रसाद मौर्य बीजेपी की नैया पार नहीं करा सके। वहीं 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी कौशाम्बी सीट हार गई। वहीं कौशाम्बी और उससे सटी 7 लोकसभा सीटों में बीजेपी सिर्फ 1 सीट जीत सकी। यानी चुनावी दंगल में केशव प्रसाद मौर्य का चेहरा बीजेपी के लिए कारगर साबित नहीं हुआ। यहाँ तक कि पिछड़ी जाति के वोट भी
बीजेपी के खाते से खिसक गए। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य खुद को बड़े जनाधार का नेता मानते हैं, लेकिन जनता की कसौटी पर उनके जनाधार की धार कमजोर पड़ गई है। आज तक ब्यूरो। समर्थ हमारे सहयोगी इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। समर्थ, कई सारे प्रश्न केशव प्रसाद मौर्य को, कभी योगी आदित्यनाथ को उनकी पोजीशन को लेकर, लेकिन अब यहां पर बीजेपी अध्यक्ष मिलने के बाद जो केशव प्रसाद मौर्य गए हैं, उनको कुछ ज्ञान यहां पर समझाया गया है। क्या माने हम, युद्ध विराम पूरी तरह से हो गया या सीज फायर है उपचुनाव तक? सीज फायर जरूर माना जा सकता है, क्योंकि युद्ध विराम तो शायद जल्दबाजी होगा कहना, क्योंकि देखिए बैठकें दिल्ली में भी चल रही हैं और बैठकें लखनऊ में भी चल रही हैं। लेकिन जो बयान केशव प्रसाद मौर्य देते हैं जिसमें वो ये कहते हैं कि आपका दर्द ही मेरा दर्द है, यानी कि जिस दुविधा से आप गुजर रहे हैं उसी दुविधा से उप मुख्यमंत्री गुजर रहे हैं। आखिर वो कौन सी दुविधा है जिसका निवारण उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री के पास नहीं है? और वो बयान ऐसी जगह पर देते हैं जहां उनके ठीक सामने बैठे हैं यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ और मौका है स्टेट एग्जीक्यूटिव मीटिंग का। तो ऐसी कौन सी वो दुविधा है जिसका निवारण पिछले 7 साल से ऐसा नहीं हो पा रहा है? तो केशव प्रसाद मौर्य जिस तरह से सामने खुलकर आए हैं काफी, और उसके बाद केवल केशव प्रसाद मौर्य की बात नहीं है, कैबिनेट मंत्री संजय निषाद हैं, वो भी यही भाषा बोल रहे हैं, वो प्रशासन को आड़े हाथों ले रहे हैं, खुलकर सरकार के विरोध में बोल रहे हैं। तमाम विधायक हैं, तमाम एमएलसी बीजेपी के हैं, जिन्होंने केशव प्रसाद मौर्य के बयान के बाद एक सुर पकड़ लिया है, लेकिन वो प्रशासन पर और ब्यूरोक्रेसी पर चढ़ाई करते नजर आ रहे हैं। लेकिन समर्थ, एक छोटा सा जवाब, एक सवाल तो केशव प्रसाद मौर्य के सामर्थ्य पर भी उठ रहा है ना। सिराथू सीट कौशाम्बी से वो खुद जीत कर आते हैं, पिछली बार हार गए थे। लेकिन दूसरी तरफ लोकसभा चुनाव में भी तो परफॉर्मेंस देखिए, आप भी सरकार के हिस्सा थे साहब, और तमाम जो 7 सीटें हैं आसपास की, उसमें सिर्फ एक फूलपुर छोड़कर सबकी सब बीजेपी हार गई। आप खुद अपने इलाके में जितवा नहीं सके, तो ऐसे में आप कितना उंगली उठा सकते हैं? अंजना, बिल्कुल सही बात है, ये जरूर ओबीसी चेहरा केशव प्रसाद मौर्य है, लेकिन उन्होंने अंडर परफॉर्म किया है। चाहे लोकसभा का चुनाव रहा हो, चाहे विधानसभा चुनाव में, तो अपनी सीट भी नहीं बचा पाया। और आज इसीलिए अखिलेश यादव ने तंज कसा केशव प्रसाद मौर्य पे और ये कहा कि बीजेपी हारे हुए को ऊपर उठाना चाहती। तो कहीं ना कहीं विपक्ष भी जो है वो इस पूरे मामलात में कहीं ना कहीं खिचड़ी पकाता दिख रहा है, जिसमें वो ऐसा पोस्टर कर रहे हैं कि डिप्टी सीएम सीएम बनना चाहते हैं, सीएम बनाम डिप्टी सीएम है, तमाम ऐसी चीजें सामने आ रही। लेकिन जैसा कि आपने कहा, केशव प्रसाद मौर्य के परफॉर्मेंस चुनाव में उस तरह का नहीं रहा है जिस तरह से वो लगातार बात संगठन की कर रहे हैं। और ये भी कहा जा सकता है कि केशव प्रसाद मौर्य इसलिए ही ये लाइन दे रहे हैं कि संगठन की चल नहीं पा रही है, इसलिए नतीजे भी नहीं आ पा रहे हैं। धन्यवाद। आप दोनों बने रहिए हमारे साथ, हमारे दोनों सहयोगी बने हुए हैं जिनके साथ आगे भी चर्चा करेंगे। आपने देखा किस तरह से केशव प्रसाद मौर्य शांत हो चुके हैं, लेकिन यूपी को लेकर दिल्ली में बैठकों का दौर जारी है। दिल्ली में यूपी बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी को रोका गया है। पहले भूपेंद्र चौधरी जेपी नड्डा से मिले, फिर पीएम मोदी और उसके बाद गृहमंत्री अमित शाह के साथ मीटिंग। आखिर इसके मायने क्या है? क्या यूपी के लिए बीजेपी कोई नई प्लानिंग कर रही है? ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। भारत माता की, भारत माता की। यूपी बीजेपी में आखिर चल क्या रहा है? यूपी बीजेपी के अध्यक्ष से क्यों मिले पीएम मोदी? पीएम मोदी और भूपेंद्र चौधरी की मुलाकात हुई, क्या बात हुई? क्या यूपी में बीजेपी कोई बड़ा बदलाव करने जा रही है? पहले जेपी नड्डा, फिर पीएम मोदी से मिले भूपेंद्र चौधरी। पहले 2024 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी की हार को लेकर यूपी में प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक होती। मुद्दा यही कि आखिर यूपी में बीजेपी 33 सीटों पर क्यों सिमट गई? यकीनन बीजेपी को 4 जून के नतीजों के बाद से एक ही चिंता खाई जा रही है, यूपी में ऐसा क्या हुआ, क्यों हुआ? कहां तो 80 की 80 सीटें जीतने का प्लान बनाया था और कहां 2019 में 62 सीटों के आंकड़े से भी बीजेपी 29 सीटें पीछे रह गई। ये भी सच है कि अगर बीजेपी बहुमत के 272 के आंकड़े से 32 सीटें पीछे रह गई, तो इसमें भी यूपी में बीजेपी की हार बड़ी वजह है। और जब यूपी में कार्यकारिणी की बैठक में यूपी के नतीजों पर मंथन शुरू हुआ, तो बात कार्यकर्ताओं, संगठन और सरकार पर घूमने लगती। यानी एक तरह से यूपी बीजेपी के घर में ही घमासान शुरू हो जाता है।
हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि उत्तर प्रदेश के सभी कार्यकर्ता बहुत समर्पित और परिश्रमी हैं। उन्होंने अपनी पार्टी के लिए अनेकों बार एक अभियान चलाकर अपने नेतृत्व की बात को घर घर तक पहुंचाने का काम किया। आने वाले चुनाव हमारे लिए 10 लोकसभाओं के उपचुनाव होंगे। भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के आधार पर और अपने नेतृत्व के विश्वास के आधार पर हम लोग जनता के बीच में जाएंगे। यूपी में प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में नड्डा भी मौजूद रहते हैं। वो भी इस घमासान को देखते हैं और बोलते हैं कि यूपी में मिली हार के बाद कैसे आगे बढ़ना है, उसके लिए आत्मविश्वास जरूरी है। और यूपी में बीजेपी 33 सीटों पर क्यों सिमट गई, इसके लिए आत्मचिंतन भी जरूरी है। कि हम सब लोगों को अपने आत्मविश्वास हमेशा अपने साथ रखना चाहिए और आत्मविश्वास के साथ साथ आत्मचिंतन भी लगातार करना चाहिए। कोई बाहर वाला हमको नहीं बताता, हमें खुद मालूम है हमें क्या करना है। इसलिए हमारा विश्वास भी न डगमगाए और हमारी चिंतन की प्रक्रिया भी लगातार चलती रहे, इसका हमको ध्यान रखना चाहिए। लेकिन इस कार्यकारिणी की बैठक के बाद बयानों की बम्बार्डिंग शुरू हो जाती है। यूपी सरकार और संगठन पर टकराव सा दिखता है और केशव प्रसाद मौर्य से लेकर यूपी बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी सीधे दिल्ली बुलाए जाते हैं। पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा केशव प्रसाद मौर्य और भूपेंद्र चौधरी से अलग अलग मुलाकात करते हैं और उसके बाद भूपेंद्र चौधरी को पीएम मोदी मिलने के लिए बुलाते हैं। अब यहाँ से सस्पेंस और बढ़ जाता है। आखिर कुछ तो बड़ी बात है जो पीएम मोदी यूपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी से अचानक मिल रहे हैं। लोकसभा चुनावों के नतीजों के बाद उत्तर प्रदेश बीजेपी और सरकार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रदर्शन को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के आलाकमान ने इसका संज्ञान लिया और जेपी नड्डा ने उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी से मुलाकात की। मामला और बढ़ता देख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी से 1 घंटे तक मुलाकात की और चुनाव नतीजों को लेकर रिपोर्ट भी ली। अब देखना यह है कि प्रधानमंत्री के दखल के बाद आरोप प्रत्यारोप का ये दौर थमेगा या फिर यूं ही चलता रहेगा। आपको बता दें कि 25 अगस्त 2022 को भी भूपेंद्र चौधरी को अचानक से दिल्ली बुलाया गया था और उन्हें बड़ा सरप्राइज देते हुए उत्तर प्रदेश बीजेपी का अध्यक्ष बना दिया जाता है। बीजेपी ने पूरी कैलकुलेशन के साथ भूपेंद्र चौधरी को उत्तर प्रदेश में पार्टी की कमान सौंपी और अब अचानक से फिर भूपेंद्र चौधरी को पीएम मोदी ने दिल्ली बुलाया तो हर कोई सोच रहा है कि क्या यूपी को लेकर कोई बड़ा फैसला होने वाला है। लेकिन विपक्ष बीजेपी में चल रही मीटिंगबाजी और बयानबाजियों पर प्रहार कर रहा है। देखिए, स्पष्ट रूप से ये चुनाव जब हुआ था तो मोदी की गारंटी पर हुआ था और मोदी की गारंटी उत्तर प्रदेश में असफल हो गई, फेल हो गई, बिल्कुल पूरी तरीके से गलत साबित हुई। अब मोदी की गारंटी को दूसरे के ऊपर थोपा जा रहा है। लड़ाई सिर्फ इतनी सी है इन लोगों की। अभी भी ये लोग जनता के हितों की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, आपसी बंदर बांट की लड़ाई लड़ रहे हैं, भ्रष्टाचार के बंटवारे की लड़ाई लड़ रहे हैं, कोर्ट थाना कचहरी की लड़ाई लड़ रहे हैं कि कहां किसकी चलेगी किसकी नहीं चलेगी। चिंतन मंथन तो निश्चित होता ही है। जब हम परिणाम आते हैं, अच्छे परिणाम आते हैं तब भी चिंतन करते हैं और परिणाम हमारे अपेक्षा के अनुरूप नहीं आते तब भी चिंतन करते हैं। तो चिंतन करने के बाद में 2027 हमारा लक्ष्य होगा। अब चुनाव चाहे उपचुनाव होंगे या आम चुनाव होंगे, उसमें भाजपा का परचम पूरी तरह से फहराए। आपको बता दें कि भूपेंद्र चौधरी को इसलिए यूपी में बीजेपी ने कमान सौंपी थी कि एक तो वो अमित शाह के करीबी बताए जाते हैं, दूसरा वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाट समुदाय से आते हैं। पश्चिमी यूपी में अपना वोट बैंक साधने के लिए बीजेपी ने बहुत सोच समझकर भूपेंद्र चौधरी को यूपी का अध्यक्ष बनाया। लेकिन 2024 में लोकसभा के नतीजे आए तो फिर से चिंतन मंथन शुरू हो गया, क्योंकि यूपी की 80 सीटों में से बीजेपी को 33 सीटें ही मिली, जबकि समाजवादी पार्टी 37 सीटें लाकर नंबर 1 पार्टी बन गई। और तो और कांग्रेस ने भी 6 सीटें यूपी में जीत ली। पश्चिमी यूपी में बीजेपी को जोर का झटका लगा
पश्चिमी यूपी की 27 सीटों में से बीजेपी 13 सीट ही जीत पाई, जबकि समाजवादी पार्टी ने 10 सीटें जीत ली और तो और कांग्रेस ने पश्चिमी यूपी में 1 सीट जीत ली। यानी पश्चिमी यूपी के नतीजों से ये साफ हो गया कि जो प्लान बीजेपी ने अगस्त 2022 में भूपेंद्र चौधरी को यूपी बीजेपी का अध्यक्ष नियुक्त करके बनाया था, कहीं न कहीं बीजेपी उस मिशन में कामयाब नहीं हो पाई। और अब यूपी में लोकसभा चुनावों पर चिंतन मंथन हो रहा है। लखनऊ से लेकर दिल्ली तक बैठकों का दौर चल रहा है। सूत्र यही बता रहे हैं कि पीएम मोदी और भूपेंद्र चौधरी की मीटिंग में यूपी में लोकसभा चुनाव के नतीजों और आगे 10 सीटों पर होने वाले उपचुनावों को लेकर गंभीर बात हुई है। आपको बता दें कि यूपी की 10 विधानसभा सीटों करहल, मिल्कीपुर, कटेहरी, कुंदरकी, गाजियाबाद, खैर, मीरापुर, फूलपुर, मंझवा और सीसामऊ पर उपचुनाव होना है। इन सीटों में 5 समाजवादी पार्टी की सीट है, तो आरएलडी और निषाद पार्टी की 1-1 सीटें हैं, जबकि बीजेपी की 3 सीटें। अब सवाल ये भी है कि यूपी बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी को पीएम मोदी ने क्या समझाया है? क्या भूपेंद्र चौधरी की अध्यक्षता में भी यूपी में 10 सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा, या उपचुनावों की तारीखों की घोषणा से पहले ही कोई बदलाव का फैसला केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से आएगा? दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।